हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। तो हम यहाँ पे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ नेम रिएक्शंस को कवर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उसको हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। तो क्लास 12th की सारी नेम रिएक्शंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो आज जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है SN1 रिएक्शन। जिन्होंने इससे पहले की नेम रिएक्शंस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज ही नेम रिएक्शन को कवर करवा रही हूँ। मतलब कि सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन चैप्टर की नेम रिएक्शन को कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में अपनी नेक्स्ट नेम रिएक्शन, जो कि रहेगी SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन चैप्टर की। ठीक है, ये अरीन है। यहाँ पे जो 1 लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिकुलर को, और जो यूनि मतलब 1, ठीक है, यूनिमोलिकुलर यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला है, इसलिए यूनिमोलिकुलर लिखा है। एन जो है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक को, और इसके बाद जो आपने एस लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। मुझे पता है ये आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए कोई ए और बी कंपाउंड है, यानी कि ए और बी के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है। इससे क्या होगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका बी है उसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, है ना, ये बी की जगह पे खुद आ जाएगा और बी यहाँ से हट जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या, न्यूक्लियोफाइल बी की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और बी से बोलेगा कि भाई साहब आप यहाँ से निकल लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बी की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ऐसे रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हमें समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए इसमें क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक टर्म आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। वैसे हमें क्लास 11th से ही पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी हल्का सा आइडिया दे दूं। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है न्यूक्लियस और दूसरा वर्ड है फाइल। तो देखिए जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। और फाइल का मतलब है लव, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होंगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को जो लव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्शन या अफेक्शन फील कर रही हैं, ऐसी स्पीसीज को आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। देखिए अगर मैं किसी एटम की बात करूं तो एटम जो है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। आपको पता है कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि एटम अगर मैं एक बनाऊं तो एटम के सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे सेंटर पे है इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन यानी कि लव या अट्रैक्शन कौन फील करेगा, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वही इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की साइड को अट्रैक्शन फील करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, ऐसे स्पीसीज होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज शोइंग अफेक्शन बिटवीन या एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, जिसमें क्या हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है ना, इस तरीके से Br नेगेटिव है, ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो वो H2O हो सकता है। आप देखते होंगे कि H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही NH3 भी हो सकता है, क्योंकि NH3 में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी स्पीसीज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हमें सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी समझ में आ गया है।
और हमें ये भी समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो अब हम अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन का नाम हमारा क्या है? रिएक्शन का नाम है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें से भी कौन सी वाली? यूनिमोलिकुलर, यानी कि जिसका जो रेट होगा वो यूनिमोलिकुलर यानी कि एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा तो देखिए SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है और इसका मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसे हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के साथ साथ इसे हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखिए इस रिएक्शन में होना क्या है, आप इस रिएक्शन में कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब है एक ऐसा कार्बन जिसमें हैलोजन यानी कि कोई Cl या Br या कोई भी हैलोजन अटैच है। तो इस कार्बन से क्या होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से अगर 3 डायरेक्टली कार्बन अटैच होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और ये हैलाइड आपका हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और हमें क्या करना है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, यानी कि इसमें किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। और जो हमारे बुक में या हमारे सिलेबस में रहता है वो न्यूक्लियोफाइल रहता है OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इस जो OH है वो 2 तरीके से इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एक क्या कर सकता है वो, एक ये कर सकता है कि वो फ्रंट साइड अटैक कर सकता है, मतलब वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, तो देखिए वैसे यहाँ से यहाँ अटैक नहीं करता है, वैसे ये अटैक तो कार्बन पे ही करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, होता ऐसा है। तो देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरीके से अटैक कर सकता है। एक अटैक सामने से करता है जिसे हम कहते हैं फ्रंट साइड अटैक, और दूसरा अटैक जो होता है वो बैक साइड अटैक कर सकता है, मतलब इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, इसे आप बैक साइड अटैक कहते हैं। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक करेगा या फिर बैक साइड अटैक करेगा। तो देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन के बारे में आपको पता होगा। पहली बात तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 एंड 3, यानी कि क्लोरीन के आसपास भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके ऊपर से C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है C और Cl के बीच में, ये पोलर होता है। कहने का मतलब ये है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो Cl क्या करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्लोरीन जो है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आपका क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, मतलब कि जो क्लोरीन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये OH जब फ्रंट साइड अटैक करेगा तो देखिए OH में भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा जी, इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। मैं फिर से आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, बात यह है कि जो OH है वो भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, मतलब उसमें भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो तो है ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और जो आपका क्लोरीन है वो भी नेगेटिव चार्ज को कंटेन करके रख रहा है, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर से उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जब ये OH फ्रंट साइड अटैक करने यहाँ जाएगा तो आप देख रहे हैं जब फ्रंट साइड अटैक करेगा तो Cl पे भी नेगेटिव चार्ज है, OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा जी, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन हो जाएगा और ये OH वापस आ जाएगा, यानी कि Cl इसको अटैक नहीं करने देगा। और Cl क्यों नहीं अटैक करने देगा, Cl अटैक इसलिए नहीं करने दे रहा है फ्रंट साइड अटैक क्योंकि यहाँ पे Cl के पास भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, OH के पास भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो आपका Cl है वो Cl और OH जो है उनके बीच में क्या हो जा रहा है, रिपल्शन हो जा रहा है। तो इसके बाद जो ये OH नेगेटिव है ये क्या कहेगा कि चलिए ठीक है फ्रंट साइड अटैक नहीं हो पा रहा तो ये कौन सा अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करना चाहेगा। लेकिन क्या ये बैक साइड अटैक कर पाएगा ये हम देखते हैं। तो देखिए जो ये आपका C के साथ 3 CH3 ग्रुप्स लगे होते हैं, ये बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इनको ओपन फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से इतने बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं। और OH जो है वो चाह रहा है कि जो OH है वो यहाँ से बैक साइड अटैक करे और यहाँ से कहीं से कार्बन पर अटैक कर दे। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप है ना, बहुत बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ड्यू टू स्टैटिक हिंड्रेंस जो OH है वो बैक साइड अटैक भी नहीं कर पाता है। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ना ही फ्रंट साइड अटैक कर पाएगा ना ही बैक साइड अटैक कर पाएगा। ठीक है,
तो इस वजह से, क्योंकि OH ना ही फ्रंट साइड अटैक कर पा रहा है ना ही बैक साइड अटैक कर पा रहा है, इसलिए जो OH है उसका फर्स्ट स्टेप में यानी कि न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में कोई रोल नहीं रह जाता है। अगर आपने इस रिएक्शन को इनिशिएट कराना है तो आपने इस रिएक्शन में एक प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई ऐसे सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन आप देख सकते हैं, H पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cl देखेगा कि H के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड्स होते हैं अगर क्लोरीन की साइड को चले गए हैं तो क्लोरीन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक स्पीसीज बनेगी जिसे आप कहेंगे कार्बोकैटायन, दिस इज 3। हाँ, तो ये जो स्पीसीज बनेगी ये है कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यही होता है आपका इंटरमीडिएट। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और यही चीज आपकी क्या है, यही चीज आपकी है इंटरमीडिएट। ठीक है, मीडिएट। और देखिए जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है प्लेनर। ये प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये प्लेनर हो जाएगा। और अब जो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप डिसाइड करता है उस रिएक्शन की रेट को, यानी कि इस रिएक्शन की रेट और स्पीड को कौन डिसाइड करेगा, ये वाला स्टेप जो स्लो स्टेप है। और इस स्टेप में देखिए न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट का रोल है। सबस्ट्रेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का रोल है। रिएक्टेंट क्या है आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट का रोल है यानी कि रेट सिर्फ ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डिसाइड कर रहा है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को लिखा है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है और आगे यही 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में जो आपने फर्स्ट स्टेप में यानी कि इससे पहले वाले स्टेप में आपका क्या बना हुआ है, इंटरमीडिएट बना हुआ है। इस इंटरमीडिएट को ड्रॉ करना है। तो ये आपका इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, तो मैं यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन और इसकी ज्योमेट्री जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है। मतलब कि अब देखिए इसमें काफ़ी स्पेस बच जा रहा है, फ्रंट साइड यानी कि सामने से अटैक करने के लिए और बैक साइड यानी कि पीछे से अटैक करने के लिए। मतलब कि देखिए इसमें दोनों साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड अटैक भी होता है और बैक साइड अटैक भी होता है। किसका, आपके न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव का। तो ये जो हम पहला प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो फ्रंट साइड अटैक का लिख रहे हैं और नीचे जो हम प्रोडक्ट लिखेंगे वो बैक साइड अटैक का प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रंट साइड अटैक में आपने कैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको अपने रिएक्टेंट को एज्यूम करके चलना है कि भाई रिएक्टेंट जो है आपका कुछ ऐसा था, है ना। जो आपका रिएक्टेंट था वो कुछ ऐसा था कि इसमें जो Cl था वो इस तरफ था, है ना। तो अब आपको क्या एज्यूम करके चलना है, आपको ये मान के चलना है कि जो अब ये OH आएगा, जो OH अटैक कर रहा है वो फ्रंट साइड यानी कि सामने से अटैक कर रहा है। Cl को हटा देना है यहाँ से और इसकी जगह पे OH लगा देना है। ठीक है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनेगी, सेम वैसी ही जैसी आपकी रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी। कब, जब आप फ्रंट साइड अटैक कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसी रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी, जैसा रिएक्टेंट दिखाई दे रहा था वैसा ही सेम प्रोडक्ट दिखाई देगा। यानी कि OH क्या हुआ, Cl की पोजीशन ने OH को यानी कि Cl की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करके OH यहाँ पे अटैच कर देना है। तो आप देख रहे होंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि आपका रिएक्टेंट था। आप देख सकते हैं आपका रिएक्टेंट जो था उसमें जो आपके CH3 ग्रुप्स हैं वो किस साइड को हैं और Cl किस साइड को है, सेम वही रिटेन करना है आपने। सिर्फ इस Cl की पोजीशन, इस Cl की जगह पे क्या अटैच कर देना है, OH अटैच कर देना है। यानी कि इस प्रोडक्ट ने जब फ्रंट साइड अटैक हुआ तो इस प्रोडक्ट ने क्या किया, आपके जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए जब बैक साइड अटैक होगा तो आपको क्या एज्यूम करके चलना है कि आपने बैक साइड अटैक किया है, मतलब कि आपने अपने रिएक्टेंट को
ज्यूम करना है और आपने ये मान के चलना है कि आपने अब बैक साइड अटैक किया, आपने यहाँ से अटैक किया, ठीक है। तो जब आप बैक साइड अटैक करेंगे तो जो ये 3 CH3 ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, ये इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये इस तरफ को चले जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे कि जब हम छाता ओढ़ते हैं तो हवा चलती है तो छाता किस तरीके से उल्टी हो जाती है, सेम वैसे ही छाता जिस तरीके से इन्वर्ट हो जाती है वैसे ये CH3 ग्रुप्स भी क्या होंगे, अपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब जो अटैक कर रहा है, जो बैक साइड अटैक हो रहा है, वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक कर रहा है, वो इस तरफ आ गया है। यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, ये आपके रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन की जस्ट उल्टी है। इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम, किस केस में जब आप बैक साइड अटैक करेंगे उस केस में इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम हो जाता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इस SN1 रिएक्शन में आपके 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ये भी 50% बनता है, और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो भी 50% बनता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट बने और 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट बने, मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है और 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि उसमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। 50% वो अपने रिएक्टेंट की तरह दिखा देता है और 50% रिएक्टेंट के जस्ट उल्टा दिखाई देता है। तो देखिए अब हम इसके बाद SN1 रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इसमें एक नई चीज़ डिस्कस करते हैं, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, और वो होता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि हमें एक रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है। तो मैं आपके लिए यहाँ एक ऑर्डर लिख देती हूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो बेंजाइल हैलाइड होता है SN1 रिएक्शन के लिए। उसके बाद अलाइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है SN1 के लिए। उसके बाद आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और नेक्स्ट आता है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और लास्ट में आपकी जो रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की सबसे कम हो जाती है। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो बेंजाइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा इसलिए है तो क्योंकि जो बेंजाइल हैलाइड जिस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका बेंजाइल हैलाइड होता है। देखिए रिएक्टिविटी उस हैलाइड की ज़्यादा होगी SN1 रिएक्शन के लिए जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा होगा, क्योंकि हमारी मैकेनिज्म कह रही है कि फर्स्ट जो स्टेप है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कि स्लो स्टेप है, उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब वही एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी शो करेगा SN1 रिएक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारे कार्बोकेटाइन की ही फॉर्मेशन करना है। तो आप देखिए जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। और ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेंस की वजह से जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड से आपकी SN1 रिएक्शन देगा। और देखिए अगर हम एलाइल हैलाइड की बात करें तो एलाइल हैलाइड जिस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, देखिए एलाइल हैलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। ठीक है, ये एलाइल हैलाइड होता है, दिस इज 2। तो ये जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा तो देखिए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या बना रहा है, अलाइल कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये जो अलाइल कार्बोकेटाइन आपका बना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ये खुद और दूसरा ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। किसके? बेंजाइल कार्बोकेटाइन के। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते। इस वजह से जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है वो उतना जल्दी SN1 रिएक्शन देता है, ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने आपके लिए यहाँ पे ट्रेंड लिख ही दिया है, तो आपको अपने क्वेश्चन जब आएंगे
कि ऑर्डर आपको SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का लिखना होगा, तो आप इस जो ये ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ SN1 रिएक्शन को ब्रीफ में लिखा हुआ है कि क्या क्या SN1 रिएक्शन में आपने पढ़ा था। तो देखिए SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है। C पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटायन की। और फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है ये चीज़, और स्लो स्टेप है इसलिए वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसका मतलब ये है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सबस्ट्रेट के ओनली। सबस्ट्रेट मतलब कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट जो है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड के, है ना, एल्काइल हैलाइड के। रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक। तो रेट जो है वो सिर्फ एक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट जो है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है जो कि एल्काइल हैलाइड है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है वो सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है 50% इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है, इसलिए मिक्सचर को क्या कहा जाता है, मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मैंने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ट्रेंड आपको बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेंजाइल हैलाइड होगा, उसके बाद अलाइल हैलाइड होगा, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा और लास्ट में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होगा, रिएक्टिव होगा SN1 के लिए। और देखिए इसमें लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हमने इसमें हेलोजेंस को चेंज कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमेशा याद रखिएगा RI रहता है, एल्काइल आयोडाइड, उसके बाद RBr होता है, देन RCl होता है और लास्ट में RF होता है। RF तो रिएक्शन करने को तैयार ही नहीं रहता क्योंकि F जो है उसका साइज बहुत छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, तो ब्रेक करने में दिक्कत आती है। जबकि RI इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि RI के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्रेक आसानी से हो जाएगा। कभी भी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगती है। कि SN1 रिएक्शन अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। और आप देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है उसका फर्स्ट स्टेप जो था उसमें आपने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की, याद रखिएगा। यही मैकेनिज्म आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है और याद रखना है क्या कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है। सेकंड स्टेप में दोनों साइड से, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी अटैक हो सकता है, इसलिए 2 टाइप के आपके प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है रिटेंशन और दूसरा होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसा मिक्सचर जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो जाते हैं तो उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो आपकी कुछ ब्रीफ में हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो आज हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। तो हमारी 2 नेम रिएक्शन यहाँ पे फिर से कंप्लीट हो जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।